हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था माउंट शू पर योवेन के एरोगेंट एटीट्यूड की वजह से मो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और योवेन को कुत्ता बनाकर वहाँ से भगा देता है। अब सीन योवेन सिटी का यो फैमिली के मेंशन का होता है, जहाँ एल्डर हु टियानजाओ और क्यू एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे। जहां एल्डर हु बताते हैं मेरा पोता लॉन्गशिंग सिटी वहां का 50% शेयर्स अपने हाथों में लेने गया है, जिसके बाद हम वहां पर अपना इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाकर वहां पर भी अपने कदम जमा सकते हैं। क्यू बोलता है मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, जिससे आप हम लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके, जिससे हम लोग लॉन्गशिंग सिटी में आसानी से आ जा सके। असल में लॉन्गशिंग सिटी के एक छोटे से लड़के ने मेरे भाई का बॉक्सिंग हॉल को तबाह कर दिया और उसके दोनों हाथ तोड़ दिए हैं, इसलिए हम आपके किसी भी काम के लिए वहां जाने के लिए तैयार रहेंगे। एल्डर हु बोलता है लॉन्गशिंग सिटी का इंडस्ट्रियल एरिया हमारे हाथों में आने का वेट करो, जैसे ही वो 50% हमारे हाथों में आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पर बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तब यो वैन गेट खोल कर रोते हुए आता है और ग्रैंड पास से चिपक जाता है और उन लोगों को बताता है लॉन्गशिंग सिटी के उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और साथ ही उन लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। वहाँ पर उन लोगों ने मो नाम के एक लड़के को हायर किया था, जिसने मुझे किसी जानवर की तरह माउंट शू से निकालकर बाहर फेंक दिया। हु टियानजाओ मो का नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और क्यू एल्डर हु से बोलता है ये मो नाम का लड़का वही है जिसने मेरे भाई का बॉक्सिंग हॉल तबाह किया था और अब देखो उसने आपके ग्रैंडसन का क्या हाल कर दिया है। एल्डर हु बोलते हैं वो मो सच में लॉन्गशिंग सिटी का एक सच्चा हीरो है, अगर हम उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं तो लॉन्गशिंग सिटी का 50% प्रॉफिट हमें एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। क्यू बोलता है अगर आप चाहे तो मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे उस 50% का आधा हिस्सा चाहिए। एल्डर हु इसके लिए राजी हो जाता है। क्यू हंसते हुए बोलता है इसका मतलब मैं लॉन्गशिंग सिटी में जाकर उस लड़के का सिर काटकर आपको एज अ प्रेजेंट दे सकता हूँ। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लॉन्गशिंग सिटी में एल्डर ली सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर कर उन लोगों को वो दवाइयाँ सप्लाई कर रहे थे, जहाँ पर वो उन लोगों से कहते हैं आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों के लिए मिस्टर मो ने कई सारी पिल्स बनाई हुई है। बाइजोंग भी अपनी कार में बैठकर दूर से ये सब देख रहा था। सभी एल्डर ली का शुक्रिया कर रहे थे पर एल्डर ली कहते हैं मुझसे नहीं, मुंह से जाकर इसका शुक्रिया करो। तभी क्यू तलवार लेकर वहाँ पर एल्डर ली पर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर सभी क्यू की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं एल्डर ली को बचाओ, पर क्यू टेबल पर खड़ा एल्डर ली से दवाइयाँ छीन लेता है। एल्डर ली उससे पूछते हैं आखिर तुम कौन हो, और सब लोग भी ये कहते हैं जल्दी से ये दवाइयाँ वापस कर दो, इन्हीं की वजह से मेरा बच्चा बचा है, इसलिए इन्हें जल्दी से वापस करो। पर क्यू उन लोगों से बोलता है जल्दी से अपने मो को यहाँ पर बुलाओ वरना तुम लोगों को ये दवाइयाँ नहीं मिलने वाली। वो लोग कहते हैं मो हमारा सेवियर है, हम उसे इस तरीके से नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फिर वो क्यू से वो मेडिसिन छीनने की कोशिश करते हैं पर क्यू अपनी तलवार घुमाकर उनके हाथों को घायल कर देता है। पर तभी भीड़ में से निकलकर मो आ जाता है और क्यू से कहता है अब रुक जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यू कहता है तो तुम्हारा ही नाम मो है। फिर मो उससे पूछता है तो तुम कौन हो। क्यू मो से कहता है मैं तुम्हारा गुड लक छीनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो बोलकर क्यू अपनी तलवार को लेकर मो पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है और मो ये स्टाइल देखकर सोचता है ये सोर्ड रेस स्टाइल है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लॉन्गशिंग सिटी में इस तरीके के सोर्ड्समैन से भी कभी मेरा सामना होगा। फिर वो अपनी आइस ड्रैगन सोर्ड को बुलाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो तलवार उड़ते हुए मो के पास आ रही थी। क्यू भी मो की वो स्पीड सोर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और मो उसे दूर धकेल देता है। फिर क्यू हम लोगों को आगे बताता है कि इस दुनिया में दो तरीके के हथियार होते हैं, पहले वो जिन्हें लोहा पिघलाकर बनाया जाता है और दूसरे वो जो धरती से जन्म लेते हैं, और उनमें से एक रेयर वेपन ये सोर्ड स्पिरिट है। अगर मुझे ये सोर्ड स्पिरिट चाहिए तो मुझे इस लड़के को मारना होगा। तभी मो उसे बोलता है तुम्हारा ये खेल खत्म हुआ, जो बोलकर मो उस पर अपनी तलवार से वार करता है और क्यू की तलवार को बीच में से काट देता है, जिसके साथ क्यू भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और मो उससे कहता है ये जंग यहीं पर खत्म हुई, तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं है, इसलिए इस लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर क्यू बोलता है मैं क्यू योशन सिटी का नंबर 1 सोर्ट्समैन, जो किसी को भी बड़े आसानी से मौत के घाट उतार देता है, पर आज
तक किसी ने भी मेरी तुम्हारी तरह इस तरीके से बेइज्जती नहीं करी। क्यू इतना ही बोल पाता है पर तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घायल हो जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। सभी इस जीत को लेकर मो को काफी ज्यादा चेयर करते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। बाईजोंग ये देखकर सोचता है मो केवल मेडिसिन में ही नहीं सोर्समैनशिप में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। मुझे इस चीज का काफी ज्यादा खास ख्याल रखना होगा कि मैं कभी इसे गुस्सा ना दिला दूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और योशिंग सिटी में क्यू अपने एक ब्रदर लाई के पास आता है और उसे आवाज देता है। लाई गेट खोलकर बोलता है, क्यू तुम इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में कैसे हो। फिर वो क्यू को अंदर ले जाकर बिठाता है और क्यू लाई को बताता है ये सब लोंगशिंग सिटी के मो नाम के एक लड़के की वजह से हुआ है। उसके पास एक स्पिरिट सोर्ड है जिससे उसने मेरी तलवार को बीच में से काट दिया और उसने मेरी ऐसी हालत भी कर दी। ली स्पिरिट सोर्ड का सुनकर अपने मन में सोचता है एक स्पिरिट सोर्ड प्राइसलेस होती है और ऐसे वेपन को मास्टर करना सच में एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, पर अगर वो मुझे मिल जाए तो क्या बात है। इसलिए लाई क्यू से बोलता है ब्रदर क्यू पहले आप जाकर रिकवर हो जाइए, फिर हम लोंगशिंग सिटी में जाकर उस मो से निपटते हैं। फिर सीन फिर से लोंगशिंग सिटी का होता है जहाँ पर मो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था, जहां वो देखता है कि उसकी आइस ड्रैगन सोर्ड क्यू की तलवार को बीच में से काटने की वजह से ब्रेक थ्रू हो गई है और वो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। ये देखकर मो अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लगता है मेरी आइस ड्रैगन सोर्ड के लिए मुझे कई सारे लोगों से लड़ने के लिए उनको चैलेंज करना पड़ेगा जिससे मैं इसे रेगुलर अपग्रेड करवा सकूं। वो ये सब सोच ही रहा था तभी कुछ लोग मो के पास आकर उसे पूछते हैं क्या आप ही मिस्टर मो हैं? मो उन लोगों से कहता है हाँ, पर तुम लोग कौन हो? एक लड़का अपना इंट्रो देते हुए कहता है आप मुझे लिटिल वोंग बुला सकते हैं, हम लोग आपसे काफी ज्यादा लंबे समय से मिलना चाहते थे। जो बोलते हुए लिटिल वोंग मो को एक कार्ड देता है। मो उस कार्ड को देखकर सोचता है एक मार्शल आर्ट सेक्ट, मुझे ऐसा नहीं लगा था यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। लगता है मुझे एक ट्रिप पर निकलना होगा जहाँ पर मैं कई सारी चीजें सीख सकता हूँ। और फिर इसी के बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्यू लोंगशिंग सिटी में आकर उन लोगों से पिल्स छीन लेता है जहाँ वो मो की स्प्रिट सोर्ड को देखकर हैरान हो जाता है और मो बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। फिर मो के पास कुछ लोग आते हैं जो उसे अपने मार्शल आर्ट सेक्ट में इन्वाइट करते हैं और मो उन लोगों के साथ चला जाता है जहाँ लिटिल वोंग मो को अपने साथ लेकर सेक्ट में आ जाता है और अंदर पहुंचकर हेडमास्टर को बताता है मैं मो को यहाँ पर ले आया हूँ। इनके हेडमास्टर का नाम दाओकी है। दाओकी मो को देखकर बोलता है आपका मार्शल आर्ट सेक्ट में स्वागत है, मैं इस सेक्ट का हेड दाओकी हूँ। वहाँ बैठे डिसाइपल्स मो को देखकर उसके बारे में अजीब सी बातें करने लगते हैं और फिर उसे घेर लेते हैं। मो उन लोगों को देखकर सोचता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग मुझसे लड़ना चाहते हैं। फिर जैसे ही वो गेट को लॉक करते हैं मो दाओकी से पूछता है आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। लाई पीछे से बोलता है हम लोगों ने सुना है तुम्हारे पास एक स्पिरिट सोर्ड है, अगर मुमकिन हो तो क्या तुम वो हमें दिखा सकते हो। मो बोलता है क्यों नहीं, जो बोलकर वो अपने पास से अपने स्पिरिट सोर्ड निकाल कर टेबल पर रख देता है। वो सभी पहली बार एक स्पिरिट सोर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसकी तारीफ भी करना चालू कर देते हैं और लाई भी उस सोर्ड को देखकर बोलता है ये सच में काफी ज्यादा सुंदर और परफेक्ट है, ये एक असली प्राइसलेस ट्रेजर है जिसे मैं भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर अगर मैं इसे ऑक्शन करता हूँ तो ये बिलियंस में जाएगी। जो सोचकर लाई उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो स्पिरिट सोर्ड इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता। डिसाइपल्स भी ये देखकर बोलते हैं ये सोर्ड आखिर कितनी ज्यादा भारी है जो ब्रदर ली भी इसे नहीं उठा पा रहे। वो उन लोगों से बोलता है ये स्पिरिट सोर्ड अपने मास्टर को पहचानती है इसलिए अपनी ताकत बर्बाद करना बंद करो। लाई उससे पूछता है अगर मुझे इस तलवार को इस्तेमाल करना है तो मुझे क्या करना होगा। वो उसे बताता है अगर तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। सभी मो की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और लाई जोर जोर से हंसते हुए कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है। फिर लाई मो से बोलता है मैं लाई फॉर्मली तुम्हें एक चैलेंज करता हूँ। मो ये देखकर सोचता है सच में इसकी तो काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है, मैं तो इसी चिंता में था कि मुझे एक ढंग का राइवल मिलेगा या नहीं जिससे मैं अपनी आइस ड्रैगन सोर्ड को अपग्रेड करवा सकूं, पर लाई ने तो मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है। जो सोचकर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो लाई उससे बोलता है जब ये फाइट होगी तब तुम अपनी स्पिरिट सोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मो हंसते हुए लाई से बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें मारने के लिए मुझे उस तलवार को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो बोलकर मो अपनी पाउच को रिलीज करता है और अपने एक ही हाथ से उस गेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर सीन रात के समय डॉर्मेट्री का आ जाता है जहाँ पर मो बड़े आराम से
से सो रहा था, पर तभी उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है जिसे वो सेंस कर लेता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पर कौन है। वोंगजा उससे कहता है पहले मेरा हाथ छोड़ो। वो उससे पूछता है आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। वोंगजा उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो उसे पैसे देते हुए कहता है मुझे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का बॉक्स चाहिए। जैसा कि तुम्हें पता है कुछ समय पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, इसलिए मैं उसे ये देना चाहता हूँ। मो ये देखकर सोचता है क्या ये गाओ युआन की बात कर रहा है, पर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर 5 लाख युआन का है। पर वोंगजा के पास तो 10,000 युआन भी बड़े मुश्किल से होते हैं। वो गाओ युआन क्या वोंगजा को सब लोगों के सामने बेइज्जत करना चाहती है। फिर मो वोंगजा से बोलता है तुम्हें मुझे ये पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस 2 दिन बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर केयर फ्री आ जाना। फिर सीन 2 दिन बाद 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की लॉन्चिंग डेट का होता है, जहाँ मो वोंगजा और गाओ युआन का वेट कर रहा था। तभी वोंगजा मुंह लटकाकर बड़े खराब मूड के साथ वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर मो उससे पूछता है आखिर तुम अकेले क्यों आए हो, गाओ युआन कहाँ पर है। वोंगजा उससे बोलता है वो मुझसे लड़ती रहती है, शायद वो मुझसे किसी चीज को लेकर गुस्सा है। मैंने उसे यहाँ पर आने के लिए टेक्स्ट कर दिया था, पर उसने अभी तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। मो वोंगजा को दिलासा देते हुए कहता है शायद वो बहुत ज्यादा बिजी होगी, इसलिए उसने अभी तक नहीं देखा होगा, थोड़ा सा वेट कर देखो, वो तुम्हें रिप्लाई जरूर करेगी। पर तभी वहाँ पर एक कार रुकती है जिसमें से वोंगजा को गाओ युआन की आवाज आती है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ थी और वो उसे कहती है डार्लिंग तुम सच में इन कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जो देखकर वोंगजा चिल्लाकर गाओ युआन को आवाज देता है, और इस तरीके से गाओ युआन ने बहुत बुरी तरीके से वोंगजा का काट दिया था। गाइस क्या सच में जो लोग गरीब होते हैं उन लोगों की क्या कोई फीलिंग्स नहीं होती? आप लोगों की इस पे क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर वोंगजा चिल्लाकर गाओ युआन से कहता है आखिर ये लड़का कौन है और तुम इसे डार्लिंग क्यों बोल रही हो। गाओ युआन उस लड़के के पीछे छुपकर वोंगजा से बोलती है मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मेरे पीछे मत आया करो, तुम हर बार मेरे पीछे पड़े रहते हो, पर मैंने तुमसे हर बार कहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। वोंगजा उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर गाओ युआन आगे बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मोरल्स की वजह से मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी, पर दी मिन के कंपैरिजन में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसके कपड़े भी 10,000 से कम के नहीं होते, पर तुम 200 युआन भी खर्च करने से पहले काफी ज्यादा सोचते हो। फिर दी मिंग वोंगजा को धक्का देते हुए उससे बोलता है जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ, तुमने अपने कपड़े देखे हैं जो मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आज के प्रोडक्ट लॉन्च में वो इतना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा जितना तो तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। पर वोंगजा सदमे में होता है और गाओ युआन से बोलता है मैंने तो तुम एक आइडल गर्लफ्रेंड की तरह देखा था जिससे मैं भविष्य में शादी कर सकूं। पर गाओ युआन उसे जीप दिखाते हुए बोलती है सपने देखो, तुम्हें तो किसी एक कंट्री साइड में जाकर वहाँ एक मोटी सी लड़की को ढूंढना चाहिए और जाकर उससे शादी करनी चाहिए। अब अगर तुम्हें और भी ज्यादा बेइज्जती नहीं करानी तो घर जाओ और वहाँ जाकर सब्जियां उगाओ, क्योंकि इस जन्म में तो मैं तुम्हें देखने वाली नहीं हूँ। ये देखकर मो गुस्से में वोंगजा से बोलता है तुम्हें इसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम एक कंट्री साइड में जाकर किसी मोटी लड़की से शादी कर सकते हो, पर ये जरा सी भी तुम्हें डिजर्व नहीं करती। फिर गाओ युआन और दी मिन वहाँ से जाने लगते हैं और उन दोनों से बोलते हैं तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में जरा सा भी कुछ नहीं देखा और मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए, ये जगह तुम लोगों की औकात से बाहर है, इसलिए जल्दी से अपना मुंह उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। पर इस बात से मुंह को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वोंगजा का हाथ पकड़कर उससे कहता है चलो मेरे साथ अंदर चलो। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रोडक्ट लॉन्च के हॉल का होता है, जहाँ पर वही पीले वाली लेडी सब लोगों का वेलकम कर रही थी। पर तभी वो वहाँ पर दीमिंग को देखकर सोचती है लगता है अब कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आना चालू हुए हैं। फिर वो दीमिंग का वेलकम करते हुए कहती है आपकी ये गर्लफ्रेंड सच में काफी ज्यादा सुंदर है, पर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर यूज करने के बाद ये तो एक गॉडेस बन जाएगी। दीमिंग बोलता है जरूर, मैंने सुना है कई सारे लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था, पर अगर हो सके तो क्या आप मेरे लिए 2 बॉक्सेस रेडी करवा सकती हैं। वो पीले वाली लेडी कहती है जरूर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा जरूर करवा दूंगी। फिर वो पीले वाली लेडी उन दोनों को सीट दिखाकर वहाँ पर बैठने का बोलती है, पर तभी मो वोंगजा को लेकर अंदर आ जाता है, जहाँ वो पीले वाली लेडी मो को देखते ही पहचान लेती है और मो भी उसे देखकर सोचता है ये तो वही कार शोरूम वाली लेडी है। वो पीले वाली लेडी मो को गुस्से में देखते हुए सोचती है ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से मुझे कार शोरूम से निकाल दिया गया था और अब मुझे यहाँ पर जॉब मिली है, जहाँ कई सालों के सेल्स एक्सपीरियंस की वजह से आज मुझे केयर फ्री की सेल्स डायरेक्टर बना दिया गया है और आज मैं से यहाँ पर आकर ये सब खत्म करने नहीं दूंगी। पर तभी वो नोटिस करती है और आगे कहती है पिछली बार दायोन ने उसे वो कार दिलाई थी, पर आज वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों में ब्रेकअप हो गया है। मेरे
पास यही अच्छा मौका है इस लड़के से बदला लेने का। इसलिए वो पीले बालों वाली लेडी मुंह पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों प्यारे से लड़के, क्या जाविया ने तुम्हें छोड़ दिया? वोंग जामो से कहता है यहाँ से वापस चलो, पर वो उससे कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, अगर हम लोग आज यहाँ पर इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद वापस चले गए तो ये बेइज्जती हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी। इसलिए वो उस पीले बालों वाली लेडी से बोलता है, जल्दी से मुझसे माफी मांगो। पर वो पीले बालों वाली लेडी उन दोनों पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग इतने ज्यादा डिस्गस्टिंग हो कि तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को बस अमीर लोगों को फंसाना आता है और कुछ नहीं। वोंगजा चिल्लाकर बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो वोंगजा को चुप कर पीले बालों वाली लेडी से बोलता है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, जल्दी से मुझसे और मेरे दोस्त से माफी मांगो, वरना मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आज रात तुम्हारे घर में चावल भी नहीं बन पाएंगे। पर साथ ही वो दिमिंग से भी बोलता है, तुम्हें भी माफी मांगनी होगी। दिमिंग बोलता है, इस सब से मेरा क्या लेना देना, और अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा तो तुम आखिर क्या करोगे? ये सुनते ही मो अपने ऑरा को बाहर निकालता है, जिसकी प्रेशर की वजह से दिमिंग दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो पीले बालों वाली लेडी सिक्योरिटी से जल्दी से मो और उसके दोस्त को यहाँ से निकालकर बाहर फेंकने का बोलती है, और ये सब वहीं पर बैठी एक लड़की गौर से देख रही थी। फिर वो पीले बालों वाली लेडी आगे बोलती है, इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि केयरफ्री की सिक्योरिटी आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। गार्ड्स मो और वोंगजा की तरफ बढ़ते ही है, पर तभी वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तो केयरफ्री की सेल डायरेक्टर आखिर इस तरीके से कस्टमर से डील करती है जो तुम्हारे और मेरी तरह नहीं दिखते। वो उस लड़की को देखकर सोचता है, आखिर ये कौन है? पर साथ ही वो सोचता है, मुमकिन है मैं शायद इतना ज्यादा हैंडसम हूँ इसलिए ये मेरी मदद करना चाहती है, पर ये तो एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे खुद भी यकीन नहीं होगा। फिर मो और वोंगजा वहीं पर बैठ जाते हैं और मो उससे कहता है, सेल जल्दी ही शुरू होने वाली है। दीमिंग उन लोगों से बोलता है, तुम लोग सच में यहाँ पर बैठ गए? और गांव युवानों से कहती है, तुम लोगों को समय रहते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और तुम लोग कुछ भी नहीं खरीद पाओगे तो ये तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। वोंगजा अभी भी मो से कहता है, यहाँ से चलो, मुझे वो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं चाहिए, मुझे उसका असली प्राइस पता है और हम लोगों के पास मिलाकर भी 5 लाख युआन नहीं होंगे। मो उससे कहता है, तुम शांत रहो, मेरे पास एक रास्ता है। फिर थोड़ी ही देर बाद सेल स्टार्ट हो जाती है और स्टेज पर अनाउंसर सब लोगों के सामने केयरफ्री कॉस्मेटिक की प्रेसिडेंट यूई को बुलाता है। और गाओ यून ये देखकर सोचती है, केयरफ्री के किसी भी पिछले प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट में यूई यहाँ पर नहीं थी, यानी 1 ड्रॉप ऑफ वाटर सच में एक कमाल होने वाला है। फिर यूई माइक पर सब लोगों को यहाँ पर वेलकम करते हुए बोलती है, मैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के लॉन्चिंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये केयर फ्री का 1 ड्रॉप ऑफ वाटर 0 पॉइंट टॉक्सिसिटी के साथ इंस्टेंट आपकी स्किन को ब्यूटीफाई करता है और साथ ही आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। गाओ यून ये सुनकर सोचती है, इंस्टेंट ब्यूटी और प्रोटेक्ट माई स्किन, ये सच में कमाल है। सच में जिसने भी इसे बनाया है वो एक डेटी होगा, यानी भगवान। फिर यूई आगे बोलती है, मेरी ये स्पीच यहाँ पर खत्म होती है और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के क्रिएटर मिस्टर मो को स्टेज पर वेलकम करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो पीले बालों वाली लेडी सोचती है, सच में क्रिएटर यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब मुझे उससे अच्छे से चिपक कर रहना होगा जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सकूँ। गाओ युआन ये सुनकर सोचती है, मिस्टर मो, क्या इसका मतलब मो से है? तभी मो खड़ा होकर बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ। और सभी लोग मो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, वो पीले बालों वाली लेडी मो और वोंगजा की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और गार्ड से बोलकर उन्हें बाहर फेंकवाने का बोलती है। पर तब एक लड़की खड़ी होकर मो की हेल्प करती है, जिसके बाद मो और वोंगजा वहीं पर बैठ जाते हैं और सेल स्टार्ट होने के बाद यूई सब लोगों के सामने मो का वेलकम करती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पीले बालों वाली लेडी सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गरीब स्टूडेंट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का क्रिएटर कैसे हो सकता है? जरूर यहाँ पर कोई गलती हुई है। फिर मो स्टेज पर जाता है जहाँ पर यूई और सभी लोग मो का वेलकम करते हैं, जो देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। और मो माइक लेकर सब लोगों को अपना इंट्रो देता है और बताता है, मेरा नाम मो है और मैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का क्रिएटर हूँ। वोंगजा भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और सोचता है, मो सच में 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का क्रिएटर है। आखिर ऐसी न जाने कितनी आइडेंटिटीज हैं जो मो ने हम लोगों से छुपा कर रखी हुई हैं। और इस सब से वो पीले बाल वाली लेडी चक्कर खाकर नीचे बैठ जाती है और गाओयान ये देखकर सोचती है, सब कुछ खत्म हो गया। तभी मो उन लोगों से बोलता है, मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं अपना ये प्रोडक्ट किसी गोल्ड डिगर को नहीं बेचने दूंगा। सभी ये सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं और गाओयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, जरूर ये इसी लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं। गोल्ड डिगर लड़कियां सच में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग होती हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर एक लड़का दीमिंग को देखते हुए बोलता है,
ये तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का लड़का है। ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बदलता है जैसे कोई कपड़े बदलता है। ये सब सुनकर दीमिन गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम इस लायक नहीं हो कि मुझ पर उंगली उठा सको। ये केयर फ्री तुम्हारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। पर यू इमो के पीछे से बोलती है, जो ये बोलते हैं हम लोग भी वही बोलेंगे। ये सुनकर दीमिन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और गाओयुन भी ये देखकर बोलती है, प्रेसिडेंट यूई सच में मो का साथ दे रही है। मुझे ऐसा लगता है मुझे मो से माफी मांग लेनी चाहिए। पर मो सिक्योरिटी से बोलकर उन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का बोलता है और गार्ड्स उन लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। दीमिन उन लोगों से बोलता है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरे फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम्हें मुझे छूने से पहले इसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। अब जल्दी करो और मेरे ऊपर से हाथ हटाओ। और साथ ही गाओयुन भी ये सोचती है, अगर इन लोगों ने आज मुझे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया तो मैं बाहर जाकर किसी के भी सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। पर तभी वो वोंगजा को देखकर सोचती है, मुझे वोंगजा से माफी मांग लेनी चाहिए। वो मुंह को मना लेगा जिससे वो लोग मुझे यहाँ से बाहर नहीं फेंकेंगे। फिर गाओयुन चिल्ला चिल्ला कर वोंगजा से बोलती है, वोंगजा मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। प्लीज मुझसे बोल दो कि ये लोग मुझे छोड़ दे। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर वोंगजा को आवाज देती है, पर वोंगजा उसे देखकर अपना मुंह फेर लेता है। गाओयुन उससे भीख मांगती रहती है पर वोंगजा उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। वो पीले वालों वाली लेडी ये देखकर सोचती है, सब कुछ खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली थी, पर मेरे इस जरूरत से ज्यादा मुंह चलने की वजह से मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। फिर वो उस पीले वालों वाली लेडी से बोलता है, तुम भी अपनी सेल्स जॉब ठीक से नहीं कर रही, ऐसा लगता है कि तुम खराटे रहती हो। मो की इतनी बात सुनते ही यूई उसे भी अपनी जॉब से निकाल देती है। वो पीले वालों वाली लेडी मो के पैर पकड़ते हुए कहती है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। पर सिक्योरिटी उसे भी वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। जिसके बाद मो यूई से बोलता है, अगर यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर मो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की मो से कहती है, चलो मेरी कार में जाकर बैठ के बातें करते हैं। मो उसकी कार में जाकर बैठ जाता है और साथ ही वो सोचता है, इस लड़की ने मेरी मदद करी थी तो चलो सुनते हैं आखिर ये मुझसे क्या कहना चाहती है। पर तभी मो कार के अंदर कुछ नोटिस करता है और कहता है, ये कार तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वो लड़की मो से पूछती है, तो तुम्हारा नाम ही मो है? असल में ये लड़की ही प्रेसिडेंट क्यू है। फिर क्यू का ड्राइवर मुझसे पूछता है, क्या तुम स्ट्रांग हो? मो उन दोनों की बातें सुनकर सोचता है, आखिर इन लोगों को मुझसे क्या चाहिए। फिर मो उससे बोलता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर वो ड्राइवर तिरछी निगाहों के साथ मो को देखते हुए कहता है, तुम छोटे हो तो तुम्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। और क्यू मो से बोलती है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। बेचारे मो को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। मो अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग पागल है? पहले इन लोगों ने ही मुझसे कहा था कि कार में आकर बैठ जाओ और अब मुझसे कह रहे हैं कि कार से उतर जाओ। इन लोगों के जैसे दिमाग से पैदल आखिर मुझे ही क्यों मिलते हैं। मो कार से उतर कर वहाँ से चला जाता है। मो के वहाँ से जाने के बाद ड्राइवर क्यू से बोलता है, लिटिल वू ने जिसे आपके लिए बॉडीगार्ड हायर किया था, इसे देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आपकी रक्षा कर सकता है। मिस क्यू मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए, इससे आपके फादर को भी आपकी ज्यादा चिंता नहीं होगी। क्यू अपने ड्राइवर से बोलती है, अंकल फू अब आप बूढ़े हो चुके हैं और साथ ही कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कभी कुछ हो गया तो फादर को ये सब समझाने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल होगी। अंकल फू बोलते हैं, भले ही मैं कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो गया हूँ, पर फिर भी एक कॉलेज स्टूडेंट से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो तो कितना ज्यादा पतला था, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर जरा सी भी स्ट्रेंथ होगी। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी वो खिड़की पर आता है। वो उन लोगों से बोलता है, तुम्हारी कार के नीचे ये सामान पड़ा हुआ था, जो बोलकर वो उस सबको अंदर फेंक देता है और कहता है, अगली बार से इन सबको नीचे मत फेंकना, ऐसे खिलौने कार के नीचे काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए फ्यूचर में इनसे अपना ख्याल रखना। क्यू और अंकल फू दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो क्यू की चेस्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। क्यू ये देखकर उससे पूछती है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तभी वो उसके गले के पास उसका कपड़ा फाड़ता है जिसके अंदर एक लिसनिंग डिवाइस लगा हुआ था। क्यू ये देखकर काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है, आखिर मेरे कपड़ों के अंदर एक लिसनिंग डिवाइस क्या कर रहा है? अंकल फू भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और कहते हैं, पहले वो बॉम्ब्स फिर ये डिवाइस और आखिर इन सब के बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और क्यू ये सब देखकर सोचती है, अगर मो यहाँ पर नहीं होता तो हम लोग तो अब तक परलोक सुधार चुके होते। फिर क्यू बाहर आकर मो को रोकती है। मो उससे पूछता है कि अभी भी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? पर क्यू मो से माफी मांगते हुए उससे बोलती है कि मेरा नाम ही क्यू है, जिसकी बॉडीगार्ड के लिए तुम्हें हायर किया गया था। मैं बस ये चेक करना चाहती थी कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, और अब मुझे इसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए क्या तुम आगे भी मेरी रक्षा कर सकते हो? मो क्यू को देखकर सोचता है, तो ये ही प्रेसिडेंट क्यू है। फिर मो उससे कुछ आगे कहने की कोशिश करता है,
अगर तुम इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं 3 बार तुम्हारे स्कूल आकर सब लोगों के सामने तुमसे इस चीज की रिक्वेस्ट करूंगी। मो ये सुनकर बुरी सी शक्ल बना लेता है और अपने मन में सोचता है अगर ये ऐसा करेगी तो इस सबसे मुझे ही दिक्कत आएगी, इसलिए मो इस जॉब के लिए एग्री हो जाता है। तो क्यू मो का शुक्रिया करती है और उसे आगे बताती है आज से 2 दिन बाद तुम्हारे फर्स्ट मिशन के लिए तुम्हें लॉन्गशिंग सिटी की एयरपोर्ट पर जाना होगा। अब सीन 2 दिन बाद एयरपोर्ट का होता है जहाँ ब्रदर जैन मो से बोलता है ये मिशन आपके अंडर कंट्रोल में है। फिर वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और जैन अपने साथियों को बताता है प्रेसिडेंट क्यू यहाँ पर आ चुकी है और सामने क्यू के साथ उसका ड्राइवर और उसका कजन ब्रदर क्यू चैन होता है। जहाँ मो को छोड़कर सभी लोग उन लोगों के सामने झुककर उन लोगों का वेलकम करते हैं। फिर क्यू मो के पास आकर उसे बताती है इस बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पर आते हुए मैंने सुना था कि दूसरी पार्टी के लोगों ने कई सारे असैसिन को हायर किया हुआ है, इसलिए मेरी पूरी सेफ्टी अब तुम्हारे हाथों में है। मो उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर वहीं पीछे खड़ा हुआ क्विंचू मो को देखकर सोचता है क्या मेरी छोटी बहन को ये कॉलेज स्टूडेंट ही मिला था अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है ये पागल और बदबूदार लड़की हमेशा मेरे अचीवमेंट्स में मजाक उड़ाती रहती है, पर आज मैं अपर हैंड हूँ इसलिए मैं इसका मजाक उड़ा सकता हूँ। फिर क्विंचू बोलता है इस हंक को देखो। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और जैन अपने मन में सोचता है ये तो नेवी एक्स कमांडर और दुनिया के टॉप बॉडीगार्ड स्टीव जैक्सन है। और जैन के साथ ही ये देखकर सोचते हैं ये तो कमाल है, इन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए स्टीव को यहाँ पर बुला लिया। फिर स्टीव मो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मो से बोलता है बच्चे भले ही इन लोगों ने तुम्हें पहले बुला लिया पर अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इसलिए तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मो स्टीव से बोलता है क्या तुम सभी चाइना के लोगों के सामने इस तरीके से ही अकड़ कर बात करते हो। स्टीव बोलता है इन शब्दों में क्या रखा है, अगर कोई तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हारे सिर पर गन पॉइंट कर दी तो क्या तुम अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचाओगे। नहीं, पर मैं ऐसा करूंगा। क्विंचू ये देखकर कहता है भले ही इस लड़के को इंग्लिश आती है तो क्या हुआ, एक कॉलेज स्टूडेंट और वर्ल्ड टॉप बॉडीगार्ड के बीच में क्या कंपैरिजन। फिर मो स्टीव के सामने से जाने लगता है तो स्टीव बोलता है लगता है ये लड़का डर गया। पर मो स्टीव को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए क्यू को कार में बैठने का बोलता है तो क्विंचू क्यू से बोलता है तुम्हारे बॉडीगार्ड से बोलो कि वो कार चलाए, अगर यहाँ पर कोई भी खतरा आएगा तो स्टीव उसे देख लेगा। क्यू मो से पूछती है क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है, मो उससे कहता है क्यों नहीं। फिर मो कार चलाने लगता है और रास्ते में क्विंचू स्टीव की तारीफों की पुल बांधने लगता है, जहाँ क्विंचू स्टीव की तारीफों की पुल बांधते हुए कहता है इससे पहले स्टीव प्राइम मिनिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ था। स्टीव बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे लिए तो ये एक वेकेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं था। अगर तुम कोई बड़ी बात जानना चाहते हो तो अभी 2 महीने पहले मैं बैटल फील्ड में था जहाँ पर नॉन स्टॉप लगातार वॉर चल रही थी, सच में वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मिशन था। क्विंचू बोलता है तुम उस जॉब के लायक थे, अगर तुम्हारे अलावा कोई और इंसान होता तो वो वहाँ पर जाने की हिम्मत ही नहीं करता। फिर क्विंचू आगे कहता है स्पेशल फोर्सेस से निकलने वाले लोग अलग अलग तरीके के बॉडीगार्ड्स बन सकते हैं क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं और स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड होते हैं। फिर वो क्यू से बोलता है सिस्टर अगर अगली बार तुम्हें किसी को बॉडीगार्ड के लिए हायर करना हो तो पहले मुझे बताना, ऐसे जल्दबाजी में किसी को भी उठाकर मत लाया करो। फिर स्टीव बोलता है चाइनीज बॉडीगार्ड ज्यादा अच्छे नहीं होते, जैसे ही कुछ भी जरा सी दिक्कत आती है तो वो लोग बड़े आसानी से पिट जाते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी कार के ऊपर से कुछ शेडोज निकल कर जाती है। मो उनसे बचने के लिए कार को साइड में करता है जिससे कार थोड़ी सी स्लिप हो जाती है। स्टीवन ये देखकर समझ जाता है क्या यहाँ पर कोई खतरा है और क्यू भी उससे पूछती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर क्विंचू मो से शिकायत करते हुए कहता है क्या तुम इतने ज्यादा घटिया ड्राइवर हो, तुम्हें जरा सा भी समझ में नहीं आता। पर मो उससे कहता है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी जंगल में से कई सारे असेसिन निकल कर आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं क्यू फैमिली का अंतिम दिन आज यहाँ पर आ चुका है। जिसके साथ ये पार्ट अपन हे गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हैप्पी मांगा टीवी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था मो एयरपोर्ट पर क्यूहान को रिसीव करने के लिए जाता है जहां उसके साथ उसका कजन ब्रदर क्विन चू भी होता है और वो अपने साथ वर्ल्ड बेस्ट बॉडीगार्ड को लेकर आया था जिसको लेकर वो रास्ते भर मो को बेइज्जत करने की कोशिश करता रहता है। पर मो उन लोगों पर घंटा ध्यान नहीं देता। पर तभी जंगल से कई सारे असैसिन्स बाहर आ जाते हैं जिन्हें देखकर मो गाड़ी साइड में लगाता है और उन लोगों को बताता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्यूहान उन लोगों को देखकर मो से कहती है इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों से बड़े आसानी से निपटा जा सकता है। और क्विंचू भी ये देखकर कहता है आखिर यहाँ पर इतने सारे असैसिन्स कैसे हो सकते हैं। तभी एक असैसिन पास आकर उसकी खिड़की पर हाथ रखता है जिससे क्विंचू काफी ज्यादा डर जाता है और स्टीवन से कहता है प्लीज जल्दी बाहर जाओ और इन सबको मार डालो। स्टीव अपने ही एटीट्यूड के साथ बड़े आराम से कार से बाहर आता है और कहता है ये लोग तो बस कुछ कमीने हैं जिन लोगों को चाइनीज एक्रोबिक आता है। पर तभी एक स्टार स्टीव के कान को भेदते हुए जाता है जिसे देखकर वो ये समझ जाता है कि ये कुंफू मास्टर्स है। इसलिए स्टीवन जल्दी से अपनी गन निकालकर उन लोगों
पर पॉइंट कर कर कहता है, जल्दी से मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं तुम लोगों को गोली से उड़ा दूंगा। पर तभी एक स्टार उसके माथे पर आकर लगता है और दूसरा उसके गले पर, जिससे स्टीव तुरंत ही वहीं पर मर जाता है। क्विंग चू ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, मैंने अपने लिए वर्ल्ड टॉप बेस्ट बॉडीगार्ड को रखा था, पर वो आखिर इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है। फिर वो असैसिन्स आगे आकर क्विंग चू को पकड़ लेते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर क्यू हान से बोलता है, प्लीज मुझे बचा लो। पर मो तो बड़े ही आराम से अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। क्यू हान उससे पूछती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? मो उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है, मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। और वहीं पर खिड़की पर हमें क्विंग चू को दिखाते हैं, जिसे वो असैसिन अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहे थे और क्विंग चू हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। पर तभी एक असैसिन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे अपना मुंह बंद रखने का बोलता है। फिर वो लोग आगे आकर क्यू हान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो बड़े ही आराम से उन लोगों से कहता है, इसे मत छुओ। पर ये देखकर एक असैसिन को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह पर एक स्टार फेंकते हुए कहता है, गंदे सी हेयरकट वाले लड़के, मुझे इग्नोर करना बंद करो। पर वो उस स्टार को अपनी एक ही उंगली से डिफ्लेक्ट कर देता है और उन लोगों से कहता है, मैंने कहा ना कि इसे टच मत करो, इसके अलावा तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और वो स्टार उसी असैसिन के कंधे पर जाकर लगता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, हमें इस लड़के से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर एक दूसरा असैसिन कहता है, वहाँ देखो, लगता है हमें इसे लेकर ही यहाँ से निकलना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर फंस गए तो इसे भी यहाँ से ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्विंग चू अभी भी चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को आवाज देता है, प्लीज मुझे बचा लो। मो अभी मैं बहुत ज्यादा छोटा हूँ, मैं इतने जल्दी नहीं मरना चाहता। पर मो तो अभी भी बड़े आराम से अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। ये देखकर क्यू हान उससे पूछती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बाहर जाकर क्विंग चू को बचाना चाहिए? पर मो उससे कहता है, मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और कुछ नहीं। क्यू हान कहती है, भले ही वो कैसा ही क्यों ना हो, पर हम दोनों खून से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाकर उसे बचा लो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मो उससे बोलता है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी बॉस हो, इसलिए जैसा तुम कहोगी वैसा मुझे करना होगा। फिर हमें जंगल में उन्हीं असैसिन्स को दिखाते हैं जो क्विंग चू को लेकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। पर क्विंग चू अभी भी चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों से कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। फिर वहाँ पर मो आ जाता है और उन लोगों से कहता है, इसे जाने दो। क्विंग चू भी मो को देखकर रोना चालू कर देता है और मो से कहता है, प्लीज मुझे जल्दी से इन लोगों से बचा लो। पर वो असैसिन्स मो से कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमने क्यू हान को जाने दिया, अब हम लोगों से इसे भी छोड़ने का मत कहना। पर मो अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है, मैंने कहा ना, इसे छोड़ दो। ये देखकर वो असैसिन्स भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं होगी। और एक दूसरा असैसिन कहता है, हम लोग यहाँ पर कई सारे हैं, हम लोग भी देखते हैं तुम हम लोगों में से कितनों को हरा पाते हो। जो बोलकर वो सभी कई सारे स्टार्स मो के ऊपर फेंक देते हैं। पर मो उन लोगों से कहता है, जो लोग किसी की नहीं सुनते असल में वो ही सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। जो बोलते हुए मो अपने स्पिरिट सोर्ड को निकालता है और उन सभी स्टार्स से बड़े आसानी से बच जाता है और फिर अपने अगले स्ट्राइक से उन सभी असैसिन्स को भी हरा देता है। फिर एक असैसिन खड़ा होकर ये देखता है कि उसके सारे साथी हार चुके हैं और वो मो के पास वो तलवार भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और मो से कहता है, आखिर ये आइस ड्रैगन सोर्ड इसके पास क्या कर रही है? ये तो जियान हुआंग की थी, क्या ये उसका कोई रिलेटिव है? जो बोलकर वो वहाँ से पीछे जाने लगता है और मो से कहता है, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो। मो ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है, ये पहली बार है कि किसी ने ये तलवार पहचानी है, शायद ये ग्रैंडपा लॉन्ग को जानता है। इसलिए मो अपनी तलवार को अंदर रख लेता है और उन लोगों से कहता है, अभी के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर मुझे कोई काम पड़ा तो तुम लोग मेरे काम आ सकते हो। वो लोग मो का शुक्रिया करते हैं और वहाँ से पीछे हटते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्विंग चू मो का शुक्रिया करते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं तो अब तक मारा जा चुका होता। पर मो उसे अपनी बकवास बंद करने का बोलकर कार के अंदर बैठने का कहता है। फिर नेक्स्ट सीन एक बड़ी सी कंपनी के बाहर का होता है, जहाँ उस कंपनी के मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर गुआंग काई क्यू हान का वेलकम करते हैं और वो उन लोगों को अंदर ले जाते हुए बताते हैं कि क्यू हान असल में यह लोंगशिंग सिटी में अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आई है। जहाँ गुआंग काई जैन उसके साथी और मो को देखकर क्यू हान से पूछता है कि आपको हमारे लोंगशिंग सिटी पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? आप ग्रेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर हैं, अगर आप चाहे तो आपके बॉडीगार्ड्स को आप यहाँ से बाहर भी रख सकती हैं। पर क्यू हान अपने मन में सोचती है, यहाँ बाहर कई सारे असैसिन्स घूम रहे हैं, इसलिए मैं मो को अपने साइड से कहीं पे भी जाने नहीं दे सकती। फिर वो गुआंग काई के साइड में से निकल कर उससे कहती है,
जो लोग ज्यादा सावधान रहते हैं असल में वही सबसे ज्यादा लंबा जीते हैं। ये देखकर गुआंगकाई खिड़की पर किसी को इशारा करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट क्यूहान, आप तो सच में काफी ज्यादा सावधान लड़की हैं। मो गुआंगकाई को देख लेता है और खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता है आखिर ये बाहर किसको इशारा कर रहा है, और मो वहाँ पर उसको देख लेता है और गुस्से में कहता है, गुआंगकाई तो तुम आखिर ये करना चाहते हो। फिर मो क्यूहान के पास आकर उसके कान में उसे कुछ बात बताता है और कहता है, मैंने कुछ बाहर देखा है इसलिए मैं उसे चेक कर तुरंत आता हूँ, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर वहाँ से जाते हुए गुआंगकाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है, तुम जो भी करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें गुड लक। और क्यूहान भी ये देखकर सोचती है ये मीटिंग इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। फिर क्यूहान और गुआंगकाई वहाँ से चले जाते हैं और मो जैन को कॉल कर उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। जैन उसके पास भागते हुए आता है और मो से पूछता है, बताओ आखिर तुम्हें क्या काम है। मो उसे अपने साथ बिल्डिंग के रूफ पर चलने का बोलता है और साथ ही मो उससे पूछता है, क्या तुम अपने साथ तुम्हारी गन लेकर आए हो। जैन कहता है कि रूफ टॉप पर कुछ खतरा है। मो उसे बताता है कि तुम जैसे ही वहाँ पर पहुँचोगे तो समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन रूफ टॉप का होता है जहाँ पर मो जैन को अपनी गन निकालने का कहता है, पर जैन वहाँ पर देखकर कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मो जैन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक एक्सीलेंट बॉडीगार्ड क्यों नहीं हो। जैन उससे कहता है, नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मो उसे बताता है कि मीटिंग 8th फ्लोर पर होने वाली है और सामने वाली बिल्डिंग की रूफटॉप पर एक स्नाइपर छुपकर बैठा हुआ है। अगर हम दोनों बिल्डिंगों की डिस्टेंस और स्ट्रेंथ को देखें तो उस स्नाइपर क्लिक बेस्ट स्पॉट 30 से 35 डिग्री साउथ वेस्ट में होगा। जैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पर खड़े खड़े उस स्नाइपर की लोकेशन के बारे में भी पता लगा सकते हो। फिर मो जैन का हाथ पकड़कर उसे शूट करवा देता है, जो देखकर जैन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यूहान गुआंगकाई से पूछती है, आखिर आपके इस बात से क्या मतलब है कि आप हम लोगों को लोंगशी सिटी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। गुआंगकाई क्यूहान की तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट फेंकते हुए कहता है, तुम यहाँ पर आ गई हो तो जल्दी से इस पर साइन कर दो। असल में इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा हुआ था कि क्यून फैमिली कभी भी लोंगशी सिटी में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती। ये देखकर क्यूहान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टेबल पर हाथ पटकते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुआंगकाई उससे बोलता है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। असल में मैंने सामने वाली बिल्डिंग के रूफटॉप पर एक स्नाइपर को तुम्हारे लिए तैनात करके रखा हुआ है। ये सुनकर प्रेसिडेंट गुआंगकाई पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम ऐसा कुछ भी कैसे कर सकते हो। गुआंगकाई बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कहता है, अगर क्यूहान इस पर साइन कर देती है तो मैं उसे यहाँ से भिजा दूंगा। क्विंचू डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाता है और क्यूहान से बोलता है, बहन जल्दी से साइन कर दो वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। पर क्यूहान वहीं पर खड़ी खड़ी सोचती है, ये क्यू फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, पर मैं इसे इस तरीके से हमारा फ्यूचर खराब करने नहीं दे सकती। इसलिए क्यूहान उससे बोलती है, भले तुम आज मुझे मारी क्यों न डालो पर मैं इस पे साइन कभी नहीं करूंगी। ये सुनते गुआंगकाई चिल्लाकर उससे कहता है, ठीक है तो भाड़ में जाओ, जो बोलकर वो सिग्नल करता है। और क्यूहान अपनी आंखें बंद कर सोचती है, अगर मो यहाँ पर होता तो शायद ऐसा कुछ भी कभी यहाँ पर नहीं हो पाता, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। सभी लोग इससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। गुआंगकाई चिल्ला चिल्ला कर सिग्नल देता है और कहता है, जल्दी से यहाँ पर शूट करो। गधे, क्या तुम्हें सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम पूरी तरह से अंधे हो चुके हो। पर तभी रूम का गेट खुलता है और मो उससे कहता है, चिल्लाना बंद करो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो क्या वो शायद ये है। जो बोलकर वो स्नाइपर की डेड बॉडी को टेबल पर जाकर पटक देता है और गुआंगकाई से कहता है, क्या तुम इसी को ढूंढ रहे थे। गुआंगकाई ये देखकर उसकी हवा निकल जाती है और कहता है, शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर वो उस स्नाइपर की बड़ी सी गन लेकर गुआंगकाई के मुंह में डाल देता है और उससे कहता है, अब बताओ यहाँ पर अंधा कौन है। पर वो गन देखकर गुआंगकाई की फटकर 4 हो जाती है। फिर वो एक रट्टू तोते की तरह उन लोगों को ये बताता है, माओ फैमिली ने ही मुझसे ये सब करवाया था, इस सब के पीछे माओ फैमिली है। क्वीन माओ फैमिली का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर सीन रात की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर क्यूहान आज के लिए मो का शुक्रिया करती है। मो उससे कहता है, इस सब की जरूरत नहीं है, ये सब तो मेरी ड्यूटी थी। पर क्यूहान अपने मन में सोचती है, आज मो की वजह से माओ फैमिली कामयाब नहीं हो पाई। असल में कुछ सालों से माओ फैमिली लोंगशी सिटी के 80% मार्केट पर कब्जा कर बैठी हुई है, जहाँ केवल वो अपना ही राज चलाती है और अपना ही प्राइस रखती है। इसकी वजह से लोंगशी सिटी के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और हमारी क्यू फैमिली उसकी हमेशा से राइवल रही है, इसलिए वो मुझे उसके रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। फिर वो क्यूहान से कहता है, यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो गया है तो क्या मैं डॉर्मेट्री वापस जा सकता हूँ। पर क्यूहान उससे कहती है, नहीं, तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर सो सकते हो। अगर रात में माओ फैमिली ने फिर से कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। और फिर मो क्यूहान से पूछता है, आखिर मैं यहाँ पर कहाँ सोऊंगा। क्यूहान शर्माते
दिखाते हुए मुँह से बोलती है, तो मेरे साथ मेरे ही रूम में सोओगे। मो भी ये सुनकर शर्माने लगता है और सोचता है, लगता है ये मुझसे वो सब करवाना चाहती है। आखिर इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। पर तभी क्यू हान मो को काउच दिखाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर सो सकते हो। मो भी ये देखकर सोचता है, अरे यार मैं भी ना जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। फिर क्यू हान मो से कहती है, तुम यहाँ पर बैठकर आराम करो, मैं नहाने जा रही हूँ। जो बोलकर क्यू हान मो के सामने ही अपनी ड्रेस उतारते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है और मो का ये सब देखकर चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है, बिल्कुल बंदर के बम की तरह। मो बाहर से ही क्यू हान को नहाते हुए देखकर सोचता है, ग्रैंडमा लाओ ने मुझसे कहा था कि मुझे लव पिल्स बनानी चाहिए, जिनकी मदद से मैं अपने साथ एक सुंदर सी लड़की को साथ लेके जा सकूं। और क्यू हान इस सब के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। पर फिर अगले ही पल वो कहता है, मुझे ऐसी बकवास बातें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तभी क्यू हान नहाकर बाहर आ जाती है और मो से कहती है, क्या तुम सोने के लिए तैयार हो। पर मो की उसकी बॉडी को देखकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर नाक से खून बहने लगता है। असल में चाइनीज लोगों में नोज ब्लीडिंग का मतलब उन लोगों ने किसी खूबसूरत सी लड़की को देख लिया, या ये कह सकते हो उसका कोई पार्ट देख लिया। तभी क्यू हान का आगे बढ़ते हुए उसका पैर फिसल जाता है, तो मो क्यू हान को बचाने के लिए उसके नीचे आ जाता है और मो क्यू हान से पूछता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। पर मो गलती से क्यू हान के ब्रेस्ट पर हाथ रख देता है, जिसे वो दबा भी देता है, जिसके बाद उसके जो हाल होता है वो तो आप भी देख ही सकते हो। पर मो उसे समझाते हुए कहता है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। फिर क्यू हान सोते हुए मो से बोलती है, तुम्हें कुछ दिन और मेरे साथ रहना होगा और मुझे डायू बर्फ तक ले जाना होगा, जहाँ तुम्हारा ये मिशन खत्म हो जाएगा। मो उससे कहता है, ठीक है। पर साथ ही मो अपने मन में सोचता है, डायू बर्फ ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। फिर सीन माओ फैमिली का होता है, जहाँ पर माओ वी नाम का आदमी अपने हाथ में शराब का जाम पकड़कर बोलता है, क्यू हान चाहे तुम कितने ही बॉडीगार्ड को हायर क्यों ना कर लो, पर वो लोग भी तुम्हें चाह कर भी नहीं बचा सकते। आज तुम्हारा मरना पक्का है, अब तक तो तुम मर भी चुकी होगी। पर तभी ग्वांग काई भागा भागा वहाँ पर आता है और माओ वी को बताता है कि उसकी असैसिनेशन फेल हो चुकी है। माओ वी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और ग्वांग काई से पूछता है, आखिर वहाँ पर क्या हुआ। फिर ग्वांग काई उसे सारी स्टोरी बताता है। ये सुनकर माओ वी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी माओ फैमिली से पंगा लिया है, लगता है तुम अब ज्यादा नहीं जीना चाहते। माओ वी ये चिल्ला ही रहा था, तभी गेट खुलता है और एक मिस्टीरियस इंसान अंदर आता है। माओ वी उसे देखकर कहता है, सर आखिर आप यहाँ पर क्यों आ गए। वो आदमी माओ वी को वार्न करते हुए कहता है, तुम्हें उस मुंह से बचकर रहना होगा। उस लड़के के पास एक ऐसी तलवार है जिससे एक बार टियानहान माउंटेन को बीच में से काट दिया गया था। वो लड़का इतना ज्यादा ताकतवर इंसान है, तुम लोग पूरे मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते, इसलिए जितना हो सके मो को गुस्सा मत दिलाना और उससे दूर रहने की कोशिश करना। जो बोलकर वो मिस्टीरियस इंसान वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक स्टार ग्वांग काई के चेहरे पर फेंक कर मारता है और कहता है, यहाँ पर किसी भी कामचोर की कोई भी जरूरत नहीं है, जो हमारे काम नहीं आएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और माओ भी आवाज देकर किसी को बुलाता है और कहता है, इस लाश को यहाँ से बाहर फेंको और फ्लोर को जल्दी से साफ करो। पर साथ ही वो मो की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, तुम आखिर किसे डराना चाहते हो, मैं किसी छोटे से बॉडीगार्ड से नहीं डरता, मैं उसे ये बता दूंगा कि आखिर उसने किससे पंगा लिया है। मो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और बस